हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने श्योर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन में एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वेट इक्विटी शेयर। तो इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर बाय लिस्टेड कंपनी, इस पे चैप्टर 4 एप्लीकेबल होता है। चैप्टर 3 था स्कीम्स के लिए, चैप्टर 4 किसके लिए है? स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर किसको दिए जाएंगे, उसकी एम्प्लॉय की डेफिनेशन हम यहाँ पे कवर करेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं वो हम देखेंगे, और क्या क्या कंडीशंस रहेंगी इशू की वो देखते हैं। एप्लीकेबिलिटी, नथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एन, देखो एक बात सिंपल क्लियर कट है, लिस्टेड कंपनी पे ही सेबी के रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं। अनलिस्टेड कंपनी पे सिर्फ और सिर्फ क्या एप्लीकेबल होता है? कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो लिस्टेड कंपनी पर सेबी रेगुलेशन और अनलिस्टेड पे कंपनीज एक्ट। तो अगर कंपनी अनलिस्टेड है और स्वेट इक्विटी शेयर लाना चाहती है तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 54 फॉलो कर लेगी, ठीक है। और अगर कंपनी लिस्टेड है तो ऑब्वियसली सेक्शन 54 तो फॉलो करेगी करेगी, उसके साथ साथ ये रेगुलेशन भी फॉलो कर लेगी, ठीक है। तो देखो, प्रोवाइडेड दैट अनलिस्टेड कंपनी कमिंग आउट ऑफ विद आईपीओ। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि आज की डेट पे कोई कंपनी अनलिस्टेड है? अभी मान लीजिए कंपनी ए लिमिटेड, और अभी फिलहाल ये कंपनी अनलिस्टेड है, ठीक है, और अभी ये क्या लेके आ रही है? स्वेट इक्विटी शेयर लेके आ रही है। तो ऑब्वियसली आपने सिर्फ कंपनीज एक्ट फॉलो किया होगा, है ना। अब ये कंपनी क्या कराने जा रही है? आईपीओ लेके आने जा रही है। आईपीओ मतलब पब्लिक इशू लाना चाह रही है, और ये कंपनी क्या कराएगी? लिस्टिंग कराएगी, है ना। फाइन। तो ये चाह रही है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर में इशू हुए थे शेयर्स, उनकी भी क्या हो जाए? लिस्टिंग हो जाए। तो करवाएगी कंपनी ऐसा, अपने सारे शेयर्स का लिस्टिंग होगा, जो भी एग्जिस्टिंग इशूड शेयर्स उनकी लिस्टिंग होगी। तो यहाँ पे अगर पुराने स्वेट इक्विटी शेयर जो इशू हो चुके हैं उनकी अगर आप लिस्टिंग करा रहे हो, क्या तब भी ये रेगुलेशन फॉलो होगा या नहीं होगा? तो आंसर है नहीं होगा भाई, स्वेट इक्विटी शेयर तो पहले से इशूड है, अब कैसे उस पर एप्लीकेबल करोगे? तो उसमें कौन सा रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा? आईपीओ वाला रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। आईपीओ वाला रेगुलेशन कौन सा? आईसीडीआर। आईसीडीआर रेगुलेशन ही फॉलो करेंगे भाई, सिंपल बात है। ये रेगुलेशन तब एप्लीकेबल होता है जब आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे होते। यहां तो आप पहले से ही स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर चुके हो, अब आप आईपीओ लेके आ रहे हो, अब आप लिस्टिंग करा रहे हो, और जो पुराने शेयर्स है उनका भी आप लिस्टिंग करा रहे हो। तो ये तो इशूड शेयर्स है ना, अब कैसे कंप्लायंस? बैकडेट पे जाके थोड़ा कोई भी चीजें चेंज होती है। तो अब इशू के वक्त आप ये वाला रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते हो। आप कौन सा रेगुलेशन फॉलो कर सकते हो? जो इशू वाला रेगुलेशन है। और इशू वाला रेगुलेशन कौन सा होता है? आईसीडीआर रेगुलेशन होता है, जो आपको फॉलो करना होगा। मेरी बात समझ में आई क्या सबको? सुन ली सबने? ये बाउंस हो गई है, बाउंस हो गई, वापस सुन लो, है ना। अच्छा, मान लेते हैं कंपनी अनलिस्टेड कंपनी थी इन द ईयर 2005। 2005 में कभी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर लेके आई थी। तो जब भी लेके आई होगी तब क्या किया होगा कंपनी ने? कर लिया फॉलो कंपनीज एक्ट। अच्छा, अब कंपनी इन द ईयर 2026 क्या लेके आ रही है? अच्छा, आईपीओ के लिए आपको पता है कौन सा रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है? आईसीडीआर, ठीक है। ये आईपीओ पब्लिक इशू का रेगुलेशन है, आईसीडीआर। इसके बाद हम वही चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, लिस्टिंग करानी है तो जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनकी भी लिस्टिंग होगी। तो जो आपने स्वेट इक्विटी में शेयर इशू किए थे उनकी भी लिस्टिंग होने जा रही है। तो भाई अब लिस्टिंग के वक्त क्या मैं ये वाला रेगुलेशन फॉलो करूं कि आईसीडीआर फॉलो करूं? ऑफ कोर्स आईसीडीआर ही फॉलो होगा। स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन फॉलो करने का कोई सीन ही नहीं है ना। अब तो आगे बात समझ में, सिंपल बात है। तो क्या बोल रहे हैं? अनलिस्टेड कंपनी कमिंग आउट ऑफ आईपीओ एंड सीकिंग लिस्टिंग ऑफ इट्स सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज परसुएंट टू द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, है ना। किसका लिस्टिंग कराना चाह रहा है? जो स्वेट इक्विटी शेयर में ऑलरेडी इशूड शेयर है उनका लिस्टिंग कराना चाह रहा है, आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो शैल कंप्लाई, हाँ इशू तो पहले से थे, अब लिस्टिंग कराना चाह रहे। तो शैल कंप्लाई विद द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। बोलो समझ में आ गया? कोई शक है? पक्का? किस किस को नहीं आया वो वापस बता दो। सबको आ गया? श्योर? नहीं नहीं नहीं,
कंपनी पहले स्वेट इक्विटी से एम्प्लॉयज को लेके आई थी, ठीक है। कंपनी उस वक्त क्या थी, अनलिस्टेड। भाई आप अनलिस्टेड जब थे तो अनलिस्टेड वाले प्रोविजन ही फॉलो करोगे ना। अब ये थोड़ी ना कि मैं फ्यूचर में लिस्टेड कंपनी बन जाती हूँ तो मैं बैक डेट से चीजें चेंज करना स्टार्ट कर दूंगा। अब जो नया इशू होगा ना वो तो ऑब्वियसली ये वाला रेगुलेशन फॉलो किया जाएगा, लेकिन जो पुराना इशूड शेयर था उसकी लिस्टिंग करा रहे हो, अब सिर्फ लिस्टिंग करा रहे हो, इशू थोड़ा कर रहे हो, सिर्फ लिस्टिंग करा रहे हो, तो उस वक्त ये रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा रेगुलेशन फॉलो करना है, आईसीडीआर, जो आईपीओ ला रहे हो उसका रेगुलेशन ही फॉलो करना। क्लियर, चलो फाइन। अब यहाँ पे एम्प्लॉय की डेफिनेशन हमें देखनी है कि यहाँ पे एम्प्लॉय से हमारा मतलब क्या है। देखो ईसॉस के वक्त मतलब स्कीम के वक्त भी हमने एम्प्लॉय की डेफिनेशन देखी थी, उसमें और इसमें डिफरेंस होता है, देयर इज अ डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस है ध्यान से देखना। एम्प्लॉय मीन्स एम्प्लॉय मतलब जिसके साथ एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट हुआ है, ऑब्वियसली एम्प्लॉय मीन्स एम्प्लॉय। अच्छा ये जो एम्प्लॉय है ये चाहे इंडिया में काम करे या आउटसाइड इंडिया काम करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या ये सेम कंडीशन स्कीम में भी थी? बिल्कुल, इंडिया में काम करे इंडिया के बाहर काम करे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या होना चाहिए, वो एम्प्लॉय होना चाहिए। दूसरी कंडीशन डायरेक्टर कौन सा चलेगा, होल टाइम और पार्ट टाइम दोनों चलेगा, ठीक है। डायरेक्टर के लिए कोई भी चलेगा, होल टाइम पार्ट टाइम। एम्प्लॉय तो वही परमानेंट एम्प्लॉय ही चलेगा, लेकिन इंडिया में काम करे इंडिया के बाहर काम करे उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा इस डायरेक्टर में स्कीम में कुछ एक्सक्लूजन थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और प्रमोटर ग्रुप के लोग, याद आ गया, वो कोई एक्सक्लूजन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वेट इक्विटी शेयर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी इशू हो सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी इशू हो सकते हैं। डिफरेंशिएट करोगे तब जाकर के गलती नहीं होगी, नहीं तो क्या होगा, रैंडमली कुछ भी लिखते रहोगे। तो ईसॉस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इशू नहीं होते, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आया हुआ है वो देख लेते हैं क्या पूछा इसने। जून 24 का क्वेश्चन है और मोस्ट लाइकली हमारे जो क्वेश्चन है वो रेंज करते हैं या तो 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के, मोस्टली आते हैं 4 या 5 मार्क्स के अंदर, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सनाया लिमिटेड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, चलो स्टेटस पता चल गया कंपनी, wants to implement sweat equity scheme for its employees, ठीक है। Company is also willing to issue shares under the scheme to one its full-time director जीवन, ठीक है। जीवन holds 21% of outstanding equity share of the company। पहली बात तो जीवन कौन है, डायरेक्टर है कंपनी का, है ना, और साथ ही में इसकी होल्डिंग कितनी है, 21%, ओके। Whether company can issue sweat equity shares to Jeevan, what type of information to be disclosed to the stock exchange after issue of sweat equity share। अच्छा ये डिस्क्लोजर वाली तो बात की कहानी है, अभी फिलहाल हमसे ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जीवन को स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो उसका आंसर बताओ। हाँ जी बड़ी से हो सकते हैं, हो सकते हैं, हाँ भूमिका हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, हाँ जी बेटा व्हाट डू यू थिंक, हो सकते हैं, हो सकते हैं, कंफ्यूजन है अभी पता नहीं चला, ओके हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, यस बेटा आप बताओगे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, समझ नहीं आ रहा अभी, है ना, कि क्या पूछना चाह रहा है, सही बात है। लाइव वाले बच्चे क्या बोलते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, ओके हो सकते हैं। देखो डायरेक्टर के लिए हमने क्या पढ़ा था, होल टाइम और पार्ट टाइम दोनों चलेगा। ये डायरेक्टर कौन है, होल टाइम, तो अलाउड है ना डायरेक्टर। अच्छा यहाँ पे हमें कंफ्यूजन करने के लिए होल्डिंग दे दी 21%। अच्छा होल्डिंग से रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ है क्या, नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं पड़ी ना हमने कि अगर उसकी इतनी होल्डिंग होगी तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा ना। ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ पे होता है, ईसॉस में, स्कीम में होता है, यहाँ तो नहीं है ना। अभी डेफिनेशन में कहीं पढ़ा क्या कोई रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब जीवन यहाँ पे एंटाइटल्ड टू गेट स्वेट इक्विटी शेयर्स है, कोई दिक्कत नहीं है।
हम उसको यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर पाएंगे। समझ में आ गया? कोई शक है अभी किसी को? चलो, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉइज, अ कंपनी whose equity shares are listed on stock exchange may issue sweat equity share in accordance with section 54 of Companies Act 2013। तो सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलो करो और फॉलो करके आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर पाओगे। अच्छा, अब एक बार सेक्शन 54 की कुछ कंडीशन बता देती हूँ आपको कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। एज पर सेक्शन 54, अगर कोई भी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है तो उसकी पहली कंडीशन क्या होती है, रेजोल्यूशन कौन सा पास करना होता है, एसआर पास करना। एग्जैक्टली, हमें सबसे पहले क्या पास करना होगा, एसआर पास करना होगा। दूसरी कंडीशन, अच्छा ये जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं और जो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, इनके बीच में कोई कनेक्शन? अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर इनके बीच में क्या कनेक्शन है? पारी पासु है, पारी पासु विद द ऑर्डिनरी शेयर, या नई कंडीशन। तो स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर के पारी पासु होते हैं। पारी पासु मतलब सेम राइट होते हैं। जो राइट ऑर्डिनरी शेयर के होंगे सेम टू सेम वही राइट स्वेट इक्विटी होल्डर के भी होंगे। मतलब वोटिंग राइट 1:1 मिलेगा, डिविडेंड अगर 10% है तो इनको भी 10% मिलेगा, मतलब सारे राइट प्रपोर्शनेट मिलेगा। तो दे आर पारी पासु। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 50 बोलता है, वो तो लिख लॉक इन पीरियड रहता है एज पर, वो 3 साल का रहता है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 54 के हिसाब से जो स्वेट इक्विटी शेयर का प्राइस है, प्राइस, ये प्राइस कौन डिसाइड करता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिसाइड करता है। कंपनी खुद से डिसाइड नहीं कर सकती, यहाँ पे वैल्यूएशन कराना पड़ेगा बकायदा। प्राइस होता है बाय रजिस्टर्ड वैल्यू। अच्छा, एनी आइडिया स्वेट इक्विटी शेयर के लिए एक रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है, कौन से फॉर्म में? SH3। विच फॉर्म नंबर? SH3। तो रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर SH3 में होता है, SH3 है ना। ये कुछ कंडीशंस है जो सेक्शन 54 में लिखी हुई है ना। यहाँ लिखी हुई नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्टली रेफरेंस दे दिया 54 का, बट आईसीएस है ये प्रिज्यूम करता है कि आपने कंपनी लॉ पढ़ लिया है तो आपको सेक्शन 54 पता होगा, इसलिए यहाँ पे रेफरेंस दिया नहीं है। और एग्जाम में क्वेश्चन में उससे कनेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो इसलिए बस एक बार बेसिक आइडिया बताऊँ। क्या क्या कंडीशन है? नंबर 1, स्वेट इक्विटी के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे, एसआर पास करेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स को कौन से राइट्स मिलेंगे, सारे राइट मिलेंगे जो कि ऑर्डिनरी शेयर को मिलते हैं, पारी पासु राइट मिलेंगे। अच्छा, ये वाली कंडीशन मतलब ऐसे याद मत करना क्योंकि ये कंपनीज एक्ट में ही लॉक इन है 3 साल का, अभी सेबी रेगुलेशन में 3 साल का लॉक इन नहीं है। तो ये सिर्फ सेक्शन 54 का कंप्लायंस है, कहीं पता चले आप इस रेगुलेशन में भी ये डाल दो, है ना। ये कंडीशन सेम है, ये कंडीशन सेम है, ये कंडीशन सेम है, बीच की जो 2 कंडीशन हैं वो अब यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला, सेक्शन 54 की जो भी कंडीशंस है वो फॉलो कर लेना, लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई बातें चेंज हो रही है यहाँ पे तो वो आपको चेंज ही फॉलो करनी पड़ेगी। एंड दीज रेगुलेशंस, तो सेक्शन 54 और ये रेगुलेशन दोनों फॉलो करना है आपको। टू इट्स एम्प्लॉइज फॉर प्रोवाइडिंग, अब ये क्यों दिया जा रहा है, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
या फिर वैल्यू एडिशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया जाता है वो दो तरीके से इशू किया जाता है। एक तो डिस्काउंटेड प्राइस पे एट डिस्काउंट, और दूसरा होता है अदर देन कैश कंसिडरेशन। अदर देन कैश कंसिडरेशन। देखो सबसे पहले एट डिस्काउंट का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल प्राइस है उसकी फेस वैल्यू इवन उससे भी कम प्राइस पे आप इशू कर रहे हो, तो आप बहुत ही सस्ते प्राइस में अपने एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हो। दूसरा है अदर देन कैश कंसिडरेशन, मतलब उसने कंपनी के लिए कुछ बहुत अच्छा काम कर दिया है तो उसके इस काम के बदले में हम उसको शेयर दे रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अदर देन कैश कंसिडरेशन। अब अदर देन कैश कंसिडरेशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने क्या किया है कंपनी के लिए, टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड किया। टेक्निकल नो हाउ से क्या मतलब होता है? ट्रेनिंग, है ना। और जो टेक्नीशियंस हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आना, न्यू प्लानेट मशीनरी लेके आना और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, ये सब कुछ किस में फॉल करता है? टेक्निकल नो हाउ में प्रोवाइड। क्या हो सकता है हमारा? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें क्या क्या फॉल करते हैं आईपीआर में? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, है ना, लाइसेंसेस, परमिट्स वगैरह जो भी है वो सब इसके अंदर फॉल करेंगे। अच्छा, तो अगर आपने कंपनी के नाम पे कोई पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर करा दिया है तो ऑब्वियसली आपने कंपनी के लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो डेफिनेट सी बात है कंपनी आपको उसके बदले में कुछ कुछ रेमुनरेट करेगी और वहां पे क्या दे रही है कंपनी? आपको शेयर दे रही है। और क्या हो सकता है? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब सिंपल सा है कि आपने बिजनेस में कुछ आइडिया दिया, उस आइडिया की वजह से आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो बिजनेस में आइडिया ही सब कुछ होता है। आज मान लो कोई बंदा मेट्रो सिटी में रह रहा था, मेट्रो सिटी में वो ही वॉज फेसिंग सम इश्यूज, जैसे अगर आपको हल्का सा स्नैक्स खाने भी कहीं जाना है तो मतलब अगर आप 3 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में ट्रैवल करना चाह रहे हो वहां पे आपको आधा 1 घंटा लग जा रहा है ट्रैफिक की वजह से, राइट। और फिर 1 घंटा ट्रैफिक में जाकर के फिर आप कोई स्नैक्स खा रहे हो और आ रहे हो तो आपका पूरा मूड ऑफ हो जाए, आपको मजा ही नहीं है। तो लोगों को क्या लगा कि यार मतलब ऐसा कुछ हो कि हमें घर बैठे ही हमारा सामान मिल जाए, तो एक इन्वेंशन हुआ, आइडिया आया कि क्या, जोमेटो, स्विगी, इस तरह के इन्वेंशन हुए। घर बैठे ही आपको जो मन पसंद का खाना मंगाना है, जिस रेस्टोरेंट से मंगाना है, वो सब आपके पास एक साथ इकट्ठा होके आ जाएगा। आपको ट्रैवल करने की कतई जरूरत नहीं है, तो लाइफ इजी बनाती। अच्छा, ऐसे ही कोई भी आइडिया अगर आप बिजनेस में दे रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपका इंसेंटिव, आपका रेमुनरेशन किस फॉर्मेट में दिया जाएगा? स्वेट इक्विटी शेयर। जैसे एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देखते हैं। आज तक हमें पता है जैसे ऑटो के नाम पे, टैक्सीज के नाम पे अभी तक क्या चलते थे? 4 व्हीलर्स चलते थे, है ना, कैब्स चला करती थी। ओला, उबर या जितनी भी इस तरह की ऑनलाइन एप्स है उसके थ्रू हम 4 व्हीलर बुक करते हैं। अच्छा, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे बहुत सारी सिटीज ऐसी है जो ओवर पॉपुलेटेड है, इधर भी दिल्ली, मुंबई और भी जो भी हमारी सिटीज हैं, बैंगलोर वगैरह, या इवन जयपुर की बात ले लो, है, अब तो सब ओवर पॉपुलेटेड हो, ट्रैफिक बहुत जाम। और दूसरी बात ये कि हम बिना फालतू, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या जो नए नए जॉब करने लग रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं बच्चे, स्टार्टिंग पैकेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में दे कैन नॉट अफोर्ड, मतलब कैब, हर बार आप कोई भी कैब बुक कर रहे हो आपका 150 रुपए लग रहा है, 150 रुपए एक बार का, जाना आना 300 रुपए पर डे का अगर आपका लग रहा है कॉस्टिंग, तो स्टूडेंट्स के लिए दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, या जो न्यू न्यू जॉब में लग रहे हैं उनके लिए दिस वेरी एक्सपेंसिव। तो एक नया आइडिया आया है कि वाई नॉट 2 व्हीलर्स भी कैब के फॉर्मेट में चलाए जाए। जब मैंने पहली बार 2 व्हीलर बाइक देखी तो आई वाज सो शॉक, मैंने कहा हमने सोचा भी नहीं था कभी कि कभी बाइक भी इस तरह से चलेगी टैक्सी के फॉर्मेट में। अच्छा, बाइक चलने से कितना कन्वीनियंट हो गया, जो चीज 150 रुपए लगती थी अब कितने रुपए में हो जाती है? 50 रुपए में। और नियरेस्ट ट्रैवलिंग है तो कितने रुपए में? 50 से कम भी लग जाते हैं कभी से, 30-40 रुपीज में भी हो जाता है काम। तो जहां 300 रुपए एक दिन के लग रहे थे वहां पे वही काम अब कितने में हो रहा है? 80 रुपए में, 100 रुपए में, 50-60 रुपए में। तो कन्वीनियंट हो गया। तो ऐसे आइडियाज जो भी लोग आपके बिजनेस में दे रहे हैं
उनको हम लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना चाहते हैं और उसके लिए हम उनको क्या देना चाह रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स देना चाह रहे हैं। दिस इज व्हाट, वैल्यू एडिशन। समझ में आया? तो किन किन पर्पसेस के लिए स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं? नंबर 1 टेक्निकल नो हाउ, नंबर 2 आईपीआरस, नंबर 3 वैल्यू एडिशन। तो ये लोग भाई कंपनी में धमाल मचा रहे हैं और उनका रहना कंपनी में बहुत जरूरी है, तो उनको हम कंपनी का एक तरह से ओनर बना रहे हैं कि भाई तुम कुछ शेयर ले लो, कंपनी में ओनर बन जाओ और लॉन्ग टर्म तक कंपनी के साथ जुड़े रहो। और अगर ऐसा नहीं है और फिर भी हम उनको कुछ शेयर देना चाहते हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस पे भी शेयर दिए जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब है मैक्सिमम क्वांटम ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। देखो कंपनी लॉ में भी लिमिट दे रखी है कि मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर कितना दिया जा सकता है। यहां लिमिट थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अलग। वैसे किसी को पता है क्या कंपनीज एक्ट की लिमिट कितनी है स्वेट इक्विटी इशू करने की? बताओ। Whichever is higher और ओवरऑल 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, ये लिमिट है हमारी। यहाँ पे वो 5 करोड़ वाला जो था वो हट गए, वो नहीं, यहाँ पे 15 और 25 हाँ जी। तो एक साल में इन अ ईयर कोई भी कंपनी मैक्सिमम जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है वो कितना होगा? 15% होगा। और ये 15% हमें किसका कैलकुलेट करना है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का। भाई स्वेट इक्विटी शेयर है तो कैपिटल भी इक्विटी शेयर ही ली जाएगी, तो 15% हम देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का। ये एक साल की कंडीशन है। हाउएवर इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर in the company shall not exceed how much percent? 25%। मतलब ओवरऑल मिलाकर के 25% के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं। तो हमारे पास जो लिमिट आई है स्वेट इक्विटी शेयर की लिमिट, एक तो ईयर की लिमिट है इन अ ईयर और एक है ओवर। इन अ ईयर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 15% और ओवरऑल कितनी हो सकती है? 25%। अब एग्जाम में सिर्फ 15 और 25% मत लिखिए ना, किसका 15% निकालना है ये भी लिखना है। तो किसका? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का ये परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। ओके, याद रहेगी लिमिट। तो कंपनीज एक्ट में और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, वहां पे इन ईयर में 5 करोड़ की लिमिट भी दे रखी थी, वो यहाँ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली 15% और 25% की लिमिट दे रखी है। चल फर्दर, अगर कंपनी कहां लिस्टेड है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। आईजीपी हम शॉर्ट में इसको बोलते हैं। कहां लिस्टेड है? आईजीपी पे लिस्टेड है। अभी आईजीपी शायद पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग, आज से पहले किसी ने नहीं सुना आईजीपी? अच्छा सुनो, स्टॉक एक्सचेंज के नाम तो सुने ना आपने? कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज का नाम बता दो मुझे, कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज का नाम बता दो। एनएससी, बीएससी, है ना? हाँ। अच्छा, ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना, अरे सुन लो, ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इसके अलग अलग बोर्ड होते हैं। कौन कौन से बोर्ड होते हैं? नंबर 1 मेन बोर्ड, नंबर 2 एसएमई एक्सचेंज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटी कंपनीज के लिए होता है, एसएमई एक्सचेंज होता है ये। तीसरा होता है आईजीपी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, आईजीपी, जो अभी अभी हम नाम पढ़ रहे थे, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। और एक होता है सोशल एक्सचेंज। तो ये 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। अलग अलग टाइप्स की कंपनी की लिस्टिंग के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। जैसे मान लो मेन बोर्ड की हम बात करें तो ये नॉर्मल कंपनी, जो भी बड़ी कंपनीज होती है उनकी लिस्टिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म होता है। जैसे रिलायंस है या एयरटेल है या महिंद्रा है या जितनी भी इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज आपको दिखाई देती हैं, ये सब कहाँ लिस्टेड है? मेन बोर्ड पे लिस्टेड होते हैं। अच्छा, अब मेन बोर्ड है तो ऑब्वियसली कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होंगे, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होगी, तो आपको वहां पे प्रोफेशनल ज्यादा हायर करने पड़ेंगे, कॉस्ट ज्यादा लगेगी आपकी।
तो छोटी कंपनीज ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती, तो छोटी कंपनीज के लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बना दिया कि भाई क्योंकि तुम छोटी कंपनीज हो तो तुम डिस्क्लोजर भी कम दे देना, तुम्हें कंप्लाइंसेस भी कम करने पड़ेंगे। जैसे मान लो अगर किसी कंपनी को साल में 4 बार कंप्लाइंस करना है, क्वार्टरली कंप्लाइंस अगर करना है, तो क्वार्टरली की जगह इनको हाफ ईयरली करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, इनकी कॉस्ट भी कम लगेगी। तो जो छोटी कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज है, उनके लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बना रखा है, दैट इज व्हाट, एसएमई एक्सचेंज, है ना। तो ये किसके लिए है, फॉर बिग कॉर्पोरेट्स। ये किसके लिए है, फॉर स्मॉल कंपनीज। अच्छा, आईजीपी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। इनोवेटर्स मतलब इनोवेशन आप कर रहे हो, ये है स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स मतलब अगर आपने कोई न्यू इन्वेंशन कर दिया है, न्यू आइडिया के साथ आप कोई बिजनेस लगाना चाह रहे हो जो जनरली अवेयर नहीं है लोगों को, तो ऐसे में हम आपको और मोटिवेट करना चाहते हैं, आपके लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बना देंगे, आप पे बहुत सारी कंप्लायंसेस के एग्जाम्पशन हम दे देंगे, तो इसके लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बना दिया, आईजीपी। अब अगर कोई कंपनी, कौन सी टाइप की कंपनी है, सोशल वेलफेयर वाली कंपनी है, एनजीओज है, सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकती है, इवन फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है, लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर करना होता है, मतलब ऐसा कोई भी बिजनेस जिससे कि सोसाइटी का भला हो, तो वो कंपनीज कहां पे लिस्टिंग करा सकती है, सोशल एक्सचेंज पे लिस्टिंग करा सकते हैं। ऐसे 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। अभी किसकी बात कर रहे हैं हम, आईजीपी की, ठीक है। स्टार्टअप्स, आपको पता है कंपनीज एक्ट में स्टार्टअप्स के लिए एग्जाम्पशन दे रखी थी, है ना। कंपनीज एक्ट में 25% की लिमिट को एग्जाम करके 50% की लिमिट कर रखी है, तो यहां पे भी वही कर रखा है इन्होंने, बस स्टार्टअप लिखने की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ऐसी कंपनी जो आईजीपी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जो आईजीपी पे लिस्टेड है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टार्टअप ही बोलते हैं। तो व्हाट इट सेज, अ कंपनी लिस्टेड ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म शैल बी परमिटेड टू इशू नॉट मोर देन कितना परसेंट, 15% of the paid up equity share capital in a year, की तो सेम लिमिट है, and subject to overall limit not exceeding how much, 50%। तो ओवरऑल लिमिट इनके लिए 25% की जगह पे कितनी हो चुकी है, 50% हो चुकी है। तो जो अभी अभी हमने ये लिमिट पढ़ी थी ये वाली, इसी में ये 25 की जगह पे एक्सेप्ट कौन सी कंपनी, कौन सी, आईजीपी पे लिस्टेड कंपनी, तो कंपनी लिस्टेड ऑन आईजीपी, तो इनके लिए ये ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। सिंगल ईयर में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, सिंगल ईयर में तो वही 15% की लिमिट है, ओवरऑल मिलाकर के यहां पे लिमिट दे दी गई है, ठीक बात है, कोई परेशानी। चलो, एसआर पास करना है, ऑब्वियसली एसआर तो पास करना ही है, कंपनीज एक्ट भी बोलता है और यहां पे भी बोल रखा है, क्योंकि आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स का इंटरेस्ट तो इफेक्ट होगा ही होगा, तो क्या पास करेंगे, अच्छा एसआर पास करेंगे, तो उसके साथ साथ क्या जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्यों जा रहा है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्या है, स्पेशल बिजनेस है। क्या है ये, स्पेशल बिजनेस, अड्डा के अलावा वाला 5वां ट्रांजेक्शन है ये, 14 के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन होगा सब स्पेशल बिजनेस है, और यहाँ पे हमें क्या पास कराना पड़ेगा, एसआर प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ओके। For the purpose of passing SR under Section 54 of Companies Act, explanatory statement to be annexed to the notice of general meeting pursuant to Section 102 of Companies Act 2013 shall contain disclosures as specified in Schedule 2। तो इस पहले पॉइंट में 3 बातें सामने निकल के आई। नंबर 1, एक तो हमें क्या पास कराना है, एसआर पास कराना है, प्लस एसआर के लिए जो आप मीटिंग कॉल करोगे, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग जाएगा, तो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के साथ आपको क्या देना है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना है, ठीक बात है। अच्छा, अब जो ये नोटिस में आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाया है, इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको देना पड़ेगा डिस्क्लोजर। ये डिस्क्लोजर किसके हिसाब से होगा, एज पर द स्केड्यूल होगा, है ना, एज प्रेस्क्राइब। स्केड्यूल नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं, एज प्रेस्क्राइब लिख देना, दैट इज इनफ। पहला पॉइंट क्लियर। चलो, नंबर 2, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर टू एम्प्लॉइज हु बिलोंग टू प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप। स्वेट इक्विटी शेयर प्रमोटर्स को इशू हो सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ, हो सकते हैं। क्या ईसॉस प्रमोटर्स को इशू हो सकते हैं,
नहीं, वो नहीं हो सकते, वहां पे तो साफ साफ एक्सक्लूड किया हुआ था। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर आप प्रमोटर ग्रुप के लोगों को स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो यहां पे एसआर की जगह पे क्या पास होगा? ओआर। किसको अगर शेयर इशू किए जा रहे हैं? प्रमोटर ग्रुप के लोगों को, तो एसआर की जगह पे क्या पास करोगे? और लेकिन एक चीज याद रखना, देखो प्रमोटर भी शेयर होल्डर है कंपनी का, तो जब भी आप ओआर पास कराओगे तो वो भी वोटिंग करेगा फिर, और वो वोटिंग करेगा तो उसका तो इंटरेस्ट है, तो वो तो हाँ ही बोलेगा, तो उसकी वोटिंग की कोई वैल्यू है क्या फिर? तो आंसर है नो। तो इसीलिए जो प्रमोटर्स हैं, जो इंटरेस्टेड मेंबर्स हैं, वो यहां पे वोटिंग नहीं करेंगे। तो क्या बोलता है? However, for passing resolution, voting through postal ballot or e-voting as specified shall also be adopted, provided further that promoter group shall not participate in such resolution. तो पहली कंडीशन हमारी थी एसआर पास कराएंगे, इसका एक्सेप्शन हुआ प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप, इनके लिए हम एसआर की जगह पे क्या पास करा रहे हैं? ओआर। एसआर की जगह पे क्या पास हो रहा है? ओआर। और जो ओआर आप पास करा रहे हो उस ओआर में कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? प्रमोटर ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करेगा। शैल नॉट पार्टिसिपेट, मतलब इनके अलावा वाले जो मेंबर्स हैं सिर्फ वही यहां पे रेजोल्यूशन में वोटिंग कास्ट करेंगे और उनसे सिंपल मेजॉरिटी आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा एग्जाम्पल समझ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी में टोटल शेयर्स है 100 करोड़, है ना, इसमें से प्रमोटर का स्टेक है 60 करोड़, ठीक है, और हम इस प्रमोटर को ही क्या देना चाह रहे हैं? स्वेट इक्विटी शेयर देना चाह रहे हैं। तो इनको छोड़ दे, फिर इनको छोड़ दे, बचा कितना? 40 करोड़, ये अदर शेयर होल्डर्स हैं, तो इसका मेजॉरिटी हमें चाहिए होगा, है ना। तो 40 करोड़ का मेजॉरिटी कितना होता है? 20 पॉइंट जो भी आ रहा है, 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 1, मतलब एक शेयर एक वोट भी ज्यादा हो जाता है तो काम हो जाएगा हमारा। तो 20 करोड़ 1 भी अगर फेवर में वोट कास्ट हो गए तो आपका रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? चल, each issue of sweat equity share shall be voted by separate resolution, मतलब एवरी टाइम जब भी आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना। ये थोड़ा ना है कि जिंदगी भर के लिए एक बार एसआर पास कर लिया अब बस हम जब चाहे तब स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर पाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। whenever you are issuing sweat equity share, every time you will have to pass a resolution, है ना। तो for issuing sweat equity share, separate SR shall be passed. जब जब इशू करोगे तब तब आपको SR पास करना होगा। Then the resolution of issue of sweat equity share shall be valid for a period of not more than 12 months from the date of passing of the resolution. मतलब ये वैलिडिटी पीरियड हो गया। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने एसआर पास करा के क्या बोला कि हम डायरेक्ट ए को स्वेट इक्विटी शेयर देंगे, तो ये स्वेट इक्विटी शेयर 12 मंथ्स में दे ही देना। अगर 12 मंथ्स में आपने स्वेट इक्विटी शेयर नहीं दिया तो फिर वो लैप्स हो जाएगा और फिर से एसआर पास करना पड़ेगा। तो वैलिडिटी पीरियड ऑफ एसआर, वैलिडिटी पीरियड ऑफ एसआर दैट इज 12 मंथ्स। एसआर की वैलिडिटी पीरियड कितने महीने की है? 12 मंथ्स की है। क्लियर? अच्छा, फटाफट से रिकैप करते हैं हमने क्या क्या सीखा आज। नंबर 1 हमने क्या सीखा? स्वेट इक्विटी शेयर की एप्लीकेबिलिटी, है ना। कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा? लिस्टेड कंपनी पे। और किस पे एप्लीकेबल नहीं है? अनलिस्टेड पे एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, कंपनी जब अनलिस्टेड थी तब उसने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया था और अब कंपनी आईपीओ लेके आना चाह रही है ना। तो अब जो पुराने स्वेट इक्विटी शेयर उनकी लिस्टिंग कराना चाह रही है, तो कौन सा रेगुलेशन फॉलो करेंगे? आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करेंगे। फिर हमने एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ी। एम्प्लॉय में कौन कौन फॉलो करता है? एम्प्लॉय जो परमानेंटली है, इन इंडिया में काम करे या बाहर, उससे कोई मतलब नहीं है। और डायरेक्टर कौन से? फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों चलेंगे, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें कि कौन सा डायरेक्टर है।
एग्जीक्यूटिव भी चलेगा और नॉन एग्जीक्यूटिव भी चलेगा, ठीक बात है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने कि कंपनीज एक्ट सेक्शन 54 की जो कंप्लायंसेस है वो सारे के सारे कंप्लायंसेस हमें यहाँ पे भी फॉलो करनी होगी। और लिमिट कितनी है? 15% इन अ ईयर और 25% ओवरऑल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन अगर कंपनी कहां लिस्टेड है? आईजीपी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है तो 50% ओवरऑल लिमिट चेंज हो जाएगी, 25 की जगह पे 50। सिंगल ईयर की तो 15% ही रहेगी, ओवरऑल लिमिट कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या करना है हमें? एसआर पास करना है, पोस्टल बैलेट वगैरह से पास करेंगे। और साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर्स डालेंगे एज प्रेस्क्राइब, है ना। नंबर 2, अगर प्रमोटर ग्रुप को ये शेयर्स दिए जा रहे हैं तो ओआर पास होगा, और लेकिन उसमें प्रमोटर ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अच्छा, फिर हर बार जब भी आप स्वेट इक्विटी दे रहे हो तो हर बार सेपरेट एसआर पास करोगे। और इसका वैलिडिटी पीरियड कितना है? 12 मंथ्स इसका वैलिडिटी पीरियड रहेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया सबको अच्छे से? वैसे तो ठीक है, थोड़ा बहुत रह गया, कल खत्म करेंगे फिर चैप्टर में। यस, हाँ, एवरी टाइम जब जब आप, जैसे मान लो मैंने बोला हम प्रमोटर को अभी 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, है ना, इशू हो गया, काम खत्म, फिर से दोबारा इशू करना पड़ेगा तो फिर से ओआर पास करना पड़ जाएगा, है ना। तो जब जब आप इशू करना चाहते हो तब तब आपको सेपरेटली रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, ठीक है।